बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन गए हुए हैं, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन यात्रा कह रही है, जहां पर उनकी आज 5वीं मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, जिसमें मरियम नवाज भी शामिल थी। और बताया जा रहा है कि ये 2 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है। एक, नया आर्मी चीफ कौन होगा, और दूसरा, अर्ली इलेक्शंस कब होंगे। जो हुकूमत है, जो पीडीएम है, उनका ये व्यू पॉइंट है, जो आज हमने पूरा दिन मीडिया के ऊपर भी उनके टिकर्स देखे कि जी जो अर्ली इलेक्शंस हैं इसकी कोई डिस्कशन नहीं है और इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो एक हम कहेंगे लॉन्ग मार्च चल रहा है और हकीकी आज़ादी मार्च जिसका नाम है, उसमें और इमरान खान साहब की जितनी भी तकारीर हैं, जो आज भी उन्होंने तकारीर की, उसमें एक चीज़ तो आया है कि अर्ली इलेक्शंस के बगैर अपेरेंटली खान साहब रुकते नहीं और ना ही उनको किसी भी किस्म का कोई प्रेशर इस वक्त आ रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है रियाज फतियाना साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेरे साथ हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, वंस अगेन सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रियाज फतियाना साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है और उसके अंदर ये 2 पॉइंट एजेंडा है जो अपेरेंटली सामने आ रहा है। सर, हम सुन रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि जो शख्स नवाज शरीफ अपॉइंट करेगा वो उस शख्स को अपॉइंट करेगा जो उसके लिए बेहतर हो या उसको फायदा दे सके। सर, अगर मैं बात करूं, ये जो टॉप 5-6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और जो सर्विंग हो गए जिस दिन जनरल बाजवा ने रिटायर होना है, तो सर इसमें कौन सी आपको ऐसी चीज लग रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब उनमें से या शहबाज शरीफ सेलेक्ट करेंगे तो वो उनके हक में होगा, और अगर इमरान खान साहब करेंगे तो वो ठीक होगा? ये गलत और सही का इसको आप किस तरह डिवाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर? जी देखें, आज शायद आपने नहीं सुनी, इमरान खान साहब ने आज टेलीफोनिक खिताब किया है और बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि फलां को लगाएं, फलां को ना आर्मी चीफ लगाएं। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है पाकिस्तान में, पिछले कोई 50 बरसों से हम देख रहे हैं, अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर आज तक जी। तो उन्होंने कहा कि किसी को भी मेरिट पे लगा दें, जज लगाना है तो मेरिट पे लगाएं, इलेक्शन कमीशन लगाना है, अपने जर्नैल लगाना है, अपने आर्मी चीफ लगाना है, तो आप मेरिट पे लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं। तो इससे बढ़कर और स्टेटमेंट क्या हो सकती है? हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो आज आ चुका है मीडिया में। हम तो इस बात के हक में है कि जो भी आर्मी चीफ हो वो मेरिट पर हो, सिफारिशी ना हो, बात खत्म हुई। इसमें दूसरी कौन सी बात है? नंबर 2, तारीख बताती है कि अपने हाथ से आर्मी चीफ लगाने से कोई हुकूमत महफूज नहीं हो जाती। इसमें पीपल्स पार्टी और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आप देख सकते हैं, जनाब ज़ियाउल हक का, बिल्कुल, फिर जनाब मुशर्रफ का देख लें, उसको किसने लगाया था, उसके बाद आप बाजवा साहब किसने लगाया था। तो मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आए, इनका अपना एक सिस्टम है आर्मी का, जिसमें फील्ड रिपोर्ट्स इनके पास होती हैं, अवाम की पल्स इनके पास होती है, और कोई भी आर्मी चीफ आएगा वो अवाम की सोच और फौज की इंटरनल फौजियों की सोच से बाहर तो नहीं जा सकता, ज़ाहिर है। और वो ऑब्वियसली जो भी होगा, हमें तो एतमाद है कि आर्मी पर को हमारी बेवतन ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमें ज़रूर है, हम चाहते हैं कि चीज़ें आइन के मुताबिक चलें, लेकिन जो भी आर्मी चीफ आए अगर मेरिट पे आता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा फतियाना साहब, और आज खान साहब भी कह रहे थे कि मुझे ना अपना जज चाहिए, ना आर्मी चीफ चाहिए, ना IG चाहिए, ना नैब का हेड चाहिए, मुझे मेरिट पे बेहतरीन लोग चाहिए। ये व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसका हम थोड़ा सा रेफरेंस देखें, 3 साल 8 महीने उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला रहे। मेरिट की अगर बात करें, आपकी पार्टी के 90% लोग ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को नहीं होना चाहिए था और मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई उस वक्त। सर, आज जिस वक्त हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, ये अब डिफाइन करना मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा इशू है कि आप लोगों को कौन सा शख्स लगता है आर्मी चीफ के लिए ठीक है, और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या पीडीएम जो इस वक्त हुकूमत में है, इनको कौन सा शख्स लगता है कि वो ठीक है? अगर आपको लगा कि वो जिसको भी वो लगाएंगे वो ठीक नहीं है, तो फिर ये जो कंटिन्यू सिचुएशन इस वक्त है मुल्क के अंदर, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? जी फिर
देखें, आपने उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र किया है, बेशक वो हमारे वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन आपको मालूम है यहाँ 10 वोटों का फ़र्क था और उस वक्त काफ लीग की सपोर्ट हमें हासिल थी जब हमने कोलिशन गवर्नमेंट पंजाब में बनाई। बेशक भले से वो हमारा वज़ीर आला था। अब हालात ये थे कि अगर हम उनको चेंज करते हैं तो आपने देखा जब भी हम उनको चेंज किया तो वजारत आला की सीट हमारे पास नहीं रही, फिर वो काफ लीग के पास चली गई। यही वो एक खदशा था जिसकी बिना पे उनकी तकर्री के बाद उनको तब्दील नहीं किया गया, क्योंकि अंदाजा हमें था कि जब भी हम चेंज करेंगे तो चौधरी साहबान की जो पोजीशन है वो फिर मांग करेंगे और हमें मजबूरन उनको वजारत आला देनी पड़ेगी। कोई जमात खुशी से तो कोई फैसले नहीं करती, मजबूरन करने पड़ते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आपने ये कहा कि कौन सा आर्मी चीफ लगे तो हमें कबूल है और कौन सा, इसमें हमें कोई हमारी कोई चॉइस नहीं है। जो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हमारी अपनी आर्मी है और हमारा किसी जनरल से कोई जाती झगड़ा तमाशा लड़ाई झगड़ा नहीं है। और हम तवक्को रखते हैं कि जो भी आर्मी चीफ आए वो मुल्क कौम के मुफाद में पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां फ़राइज़ पूरी करे और ऐसे इकदाम करने में सिविल इंतज़ामिया की और अगली गवर्नमेंट की हमायत करे जो कि आइन उनको कहता है, आइनी जिम्मेदारी है जिसके मुल्क का फ़ायदा हो। देखें, अगर मुल्क कमज़ोर होगा तो कोई भी ताकत, कोई इदारा ताकतवर नहीं रह सकता। बिल्कुल तो पाकिस्तान सबसे पहली प्राइम जिम्मेदारी है सारे इदारों की भी और आवाम की स्पेशली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कफ़ायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की आज 5वीं मुलाकात हुई है और जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू अपेरेंटली नजर आ रहा है वो आर्मी चीफ की तैनाती है और उसके बाद अर्ली इलेक्शंस हैं। आप लोग कह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस होंगे नहीं, टाइम पर होंगे इलेक्शन, ये पीडीएम का व्यू पॉइंट है। लेकिन जो हम देख रहे हैं जीटी रोड को आज उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया और ट्रैफिक उन्होंने मोटरवे पे डाइवर्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद जाके हमने तो अर्ली इलेक्शंस की डेट लेकर वापस आनी है आप लोगों से। सर, ये दोनों के ऊपर क्या तज्जिया आपका, क्या करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान में जो लोग रहने वाले हैं वो मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, तो हमें आईन जमा करता है। हर एक मुश्किल और मसले का हल आईन में मौजूद है। आया ये पूछा जाए आईन से कि कोई आदमी बज़ौर ताकत या जबरदस्त कोई इंतखाब की तारीख मुकर्रर कर सकता है, तो आईन की तरफ से जवाब आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर है 5 साल इस असेंबली ने पूरे करने हैं, तो जब 5 साल पूरे करने हैं तो उसका इंतजार किया जाए। इतनी ज्यादा मुद्दत तो है, चंद महीनों की बात। मेरे ख्याल में ये इस मुतालबे की कोई आदमी, माकूल आदमी हिमायत नहीं कर सकता कि मेरे कहने पर आप इंतखाबात को पहले करो या इसको मुअख्खर करो। ठीक। दूसरी बात आपने की वो आर्मी चीफ की तैनाती जी, तो ये हमारी बदकिस्मती रही है। पाकिस्तान की तारीख इस तरह में स्याह है कि आर्मी चीफ की तैनाती हमेशा एक अहम और नाजुक मामला और हसास मामला रहा है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान थोड़ी उम्र का था तो सिकंदर मिर्जा का वाक़या पेश आया और अयूब खान आए, तो फिर वो 10 साल तक रहे ना, 11 साल तक। ठीक। उसके बाद भुट्टो साहब ने अपना एक लाडला जनरल उसको आर्मी चीफ बनाया था और बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज करके बनाया था। तो वो भी आपने देख लिया कि उन्होंने भुट्टो साहब के साथ क्या अमल किया और वो कितने साल तक रहा। और यही बात फिर मियां नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को, या वो जो वाकया हुआ तो आप उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही। मेरी राय के मुताबिक ऐसा है कि इसको मेरिट पर होना चाहिए और सबसे बेहतरीन मेरिट ये है कि एक आदमी कब ज्वाइन करता है हमारी इस आर्मी को और कौन सीनियर है। बिल्कुल इस सीनियर को छोड़ दिया जाए, जिस तरह हमारे जजेस के अंदर मामला था तो सीनियर की बात आ गई, तो वो सीनियर की वजह से अब वहां का बहरान तो खत्म हो गया। यहाँ भी अगर ये तय किया जाए कि जो जनरल सीनियर होगा उसी को आर्मी चीफ लगाए जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये खैंचतानी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस लेंगे। मुफ्ती साहब, कल यही बयान कि मोस्ट सीनियर जनरल को लगा देना चाहिए, कल ये बयान आ रहा था लंदन की तरफ से, लेकिन आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई कुछ जर्नलिस्ट की और उन्होंने कहा कि आइन जो है वो मशावरत की वजीर आजम को इजाजत नहीं देता, लेकिन
अगर कर ली जाए तो इसमें मुज़ायका कोई नहीं है। तो सर मुज़ायका अगर नहीं है तो फिर कर ले मुशावरत, इसमें क्या इशू है? एक शख्स से मुशावरत करनी है, अगर उसको करने से पाकिस्तान में बेहतरी हो सकती है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेहतरी हो सकती है, तो क्या मुज़ायका है इसमें? नहीं, कोई मजायका नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इससे पहले जितने वजीर आजम आए हैं और उनको जो मौका मिला है आर्मी चीफ की तैनाती का, तो उन्होंने एक आदमी पे एहसान किया है। हाँ जी। जनरल को, जो मोस्ट सीनियर जनरल था, उसको छोड़ा है और जूनियर को लगाया है, और उसके ज़हन में यही होगा कि ये मेरी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन ये तजर्बा तो गलत साबित हो गया है, ये तजर्बा गलत साबित हो गया, ये तजर्बा गलत साबित हो, इसकी बहुत सारे नज़ायर और दलाइल और मिसालें हैं। अब एक और तजर्बे को देख लिया जाए कि सीनियर मोस्ट को लगा लिया जाए। क्या ये सीनियर मोस्ट का लगाना पाकिस्तान के लिए अच्छा है? तो अब अगर सीनियर मोस्ट को लगाने के अंदर खैर बात ये है, तो क्यों आप उसको मुशावरत के लिए जरूरी समझते हैं? मैं कहता हूँ ये दूसरा, देखो ना, कोई डॉक्टर होता है, वो मरीज को नुस्खा देता है, वो मरीज ठीक नहीं होता तो वो अपने नुस्खे पर इस्तेमाल तो नहीं किया, इससे पहले तो मुशावरत ही होती नहीं है ना। अब मुशावरत के बगैर अगर सीनियर मोस्ट को लगा लिया जाए तो एहसान नहीं होगा वजीर आजम का, वो अपना हक समझेगा और पाकिस्तान ठीक तरह से जाएगा। इस नुस्खे को आजमाने में कोई गवाह नहीं है, अब सीनियर मोस्ट का नुस्खा आजमा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फतियाना साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कल मैं प्रोग्राम कर रहा था, जनरल नईम लोधी ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं जिसके ऊपर ये अपॉइंटमेंट होनी है। एक, जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं, उस दिन जिनको भी आपने उस कैटेगरी के अंदर फॉल कराना है वो सर्विंग हो। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट कुछ लोगों के नाम उस लिस्ट में नहीं होंगे जो शायद प्रिज्यूम किया जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किसी एक पर्टिकुलर शख्स को लगाएंगे। एक, नंबर 2, वो 3 स्टार जनरल होना चाहिए, और नंबर 4, उसकी सीनियरिटी होनी चाहिए। तो सर अगर इस तरह की सिचुएशन है और मेरिट पर ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज होगा जी इस पे? देखें, गुजारिश है कि आपको याद होगा पहले मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो उन्होंने जनरल भट्ट साहब को लगा दिया था, जो कि फाइटिंग फोर्स से नहीं थे, इंजीनियरिंग कोर्स से थे। उसका एक रिएक्शन भी हुआ विद इन आर्मी। तो बाकी सपोर्टिंग फोर्सेस होती हैं, एक फाइटिंग फोर्स होती है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, और ये अपना 2-3 ऐसी फोर्सेस हैं, उनमें से आए। तो मेरा ख्याल ये फौज के मफाद में भी है और मुल्क के मफाद में भी, इसमें दूसरी बात नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें ऑब्वियसली जनरल लोधी साहब ने जो तबसरा किया है, तजिया किया है, वो दुरुस्त किया है, वो क्योंकि खुद एक सीनियर रिटायर्ड पोजीशन पे हैं इस वक्त, फौज के आला ओहदेदार रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस दिन आपने किसी ने चार्ज लेना है, अगर वो रिटायर हो चुका है तो कैसे चार्ज लेगा? तो जिसकी उम्र वो पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली गेम से आउट हो जाता है। मुझे नहीं पता कि कौन आउट होगा कौन नहीं होगा, मुझे किसी का नाम का नहीं पता। एक मैं एक मफरूजे से हट के जनरल लोधी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो जिस दिन बाजवा साहब रिटायर हों उस दिन जो बंदा सर्विंग हो, अगर कोई हमें इतराज़ नहीं है सीनियर मोस्ट लगा दें तो हमें से क्या इतराज़ हो सकता है? ऑब्वियसली फाइटिंग फोर्स से और सीनियर मोस्ट हो और मेरिट पर हो जिसको कौम कबूल करे। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हालात के मुताबिक सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब रियाज फतियाना साहब और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ आगे चलूंगा मैं तो, बल्कि आई एम वेरी हैप्पी कि किसी एक चीज़ पे अपेरेंटली कंसेंसस डेवलप हो रहा है। सर अर्ली इलेक्शंस एक कहा जा रहा है, और जितनी मैस अपील है खान साहब के साथ, वो कह रही है जी हमें अर्ली इलेक्शंस दें और उसके बाद पता चल जाए। मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि मुफ्ती साहब क्या वजूहात है, आपको क्या लगता है कि कितना इस चीज को आगे मजीद आप समझ रहे हैं कि ड्रैग किया जा सकता है? क्योंकि सर इकोनॉमी और ये सारी सूरत हाल तो अगले 1-1.5 साल में भी ठीक नहीं होनी। तो मतलब जो बोझ आप लोगों ने उठाया है उसका अभी जो खुमियाजा अगर मैं कहूं तो वो तो अभी आपको आगे भी भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ ना कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो ये इसी मुतालबे को तो नहीं मान रहे थे ना। उनसे कहा कि आप अर्ली इलेक्शन करें तो उन्होंने नहीं माना। अब वो उतर गए, अब वही मुतालबा उनके मुंह में आ गया। अब वो जो कल अपोजिशन थी, आज वजीर आजम है, जो कल वजीर आजम थे आज अपोजिशन, वही मुतालबा कर रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शन करें। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अर्ली इलेक्शन करके क्या करना चाहते हैं?
हम ये कहेंगे तारीख इंसाफ की हुकूमत आनी चाहिए, वो तो आ गई है। हम कहेंगे इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म देखना चाहिए, वो लोगों ने देख लिया है। यानी कौन से आसमान से तारे वो तोड़ कर लाए कि हम अर्ली इलेक्शन करें? नहीं, असेंबली की मुद्दत 5 साल है, इसको 5 साल तक चलने दिया जाए। हुकूमतें टूटती बनती रहेंगी, लेकिन असेंबली अपनी जगह पे कायम रहे। देखो ये जमहूरियत है, हम सीखते हैं। अगर हम इतने मिच्योर नहीं है कि हुकूमत को, असेंबली को 5 साल हम मौका नहीं देते, तो फिर हम कब बालग होंगे? मेरी राय के मुताबिक जो मुतालबा कल इमरान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था, आज उसके मुंह में वो कैसे आ गया है? ये हमारी सियासी नाबालगी है, सियासी नापुख्तगी है। हमने इस जमहूरियत को तस्लीम भी करना है, मैं रहूं या कोई और रहे, लेकिन कम अज कम इसको मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर ये कह दिया जाए कि 10 महीनों के बाद इलेक्शन है, और ये कह दिया जाए 8 महीनों के बाद इलेक्शन हो, तो ये आना की तस्कीन है और तो कुछ नहीं है ना। लेकिन लिहाजा मैं समझता हूं कि दोनों फरीक को वो मुद्दत की इंतजार करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुफ्ती साहब, सदर अलवी साहब कह रहे हैं कि कोशिश की, मुज़ाकरात की, मगर कामयाब नहीं हुए, एक। और दूसरा वो साथ कह रहे हैं इंतखाबात के लिए भी कोई नया कोई हल नहीं निकल सका। नहीं, देखें, जब से इमरान खान आए हैं थोड़ा सा हमारी सियासत का मिजाज तब्दील हुआ है। पहले बहुत कट्टर मुखालिफिन एक दूसरे के पास जाकर बैठा करते थे और मसाइल को हल किया करते थे, लेकिन जब साहब इमरान खान का एलिमेंट आया है, उसके बाद तो ये तस्वर ही नहीं है कि आप मुखालिफ के साथ बैठे। अहम मौजू पर, सब्जेक्ट पर कौम जमा हुई और इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म नहीं आए और उनकी कुर्सी खाली। तो ये आना की बात है, कोई मुल्क की बात नहीं है। अगर हम अपनी आना को छोड़ दें और मुल्क को मुकद्दम करें तो मसाइल ठीक हो सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फतियाना साहब, ये जो लॉन्ग मार्च, जिसको हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है, अब इसमें इसका एंड रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है? खान साहब पिंडी इस्लामाबाद जाते हैं, वहां पर जाके आप बैठ जाते हैं, कितने दिन आप लोग बैठेंगे? और अगर हुकूमत फिर भी बज़िद है इस चीज में कि हमने री इलेक्शंस नहीं देने आप लोगों को, तो सर इसका फिर कोई वे आउट होगा या हम फिर तसादुम की एक सूरत हाल देखेंगे वहां पर? देखें, मुफ्ती कफ़ैज़ुल्लाह साहब एक आलिम दीन हैं और मैं इनकी बहुत एहतराम इज़्ज़त करता हूँ। एक बात पे हम दोनों एक पेज पर आ गए हैं कि आर्मी चीफ की तकरीर मेरिट पे होनी चाहिए। इसी तरह उन्हें मेरे साथ इस पे भी पेज पे आ जाना चाहिए, क्योंकि आज तक तो पिछले साल इसी आज से 6 माह पहले तक पीडीएम का एक ही मांग थी। वो दिन की पार्टी जेयूआई के सरबरा मौलाना साहब लॉन्ग मार्च करके आए और फिर वहाँ धरना देकर बैठ गए। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, वो धरना देकर बैठी कुछ दिन। तो ये मेरा ख्याल है तीनों बड़ी पार्टियों का मौक़िफ़ था, पीडीएम की जो बड़ी पार्टी हैं, कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। तो जब हमने यही बात उनकी मान ली है और हम इलेक्शन के लिए तैयार हुए हैं तो ये भाग गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क और कौम के मुफाद में इलेक्शन नहीं मांग रहे थे, महज इस्लामाबाद पे कब्जा करने के लिए और हुकूमत हथियाने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे। और हुकूमत उन्होंने हथिया ली हमसे। सही तरीके से तो नहीं। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, जिस मुल्क की नंबर 1 मेजॉरिटी हो कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में, उसी को कहा जाता है हुकूमत बनाए। उसके लोग तोड़कर सिंध हाउस में उनको मकीद रख के और उनको लालच दे के अपने मसनूई अपनी अक्सरियत की, फिर हमारे हथियादी तोड़े। ये कोई नॉर्मल जमहूरी तरीका नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ जिस अब मुल्क का भट्ठा बैठता जा रहा है, मुल्क बचाना चाहिए। इसके लिए फौरी इंतखाबात, सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा, मुआशी इस्तेकाम होगा तो मुल्क महफूज होगा। कफ़ायतुल्लाह साहब वो कह रहे हैं जी, अगर इस्तेकाम चाहिए तो आपको अर्ली इलेक्शंस की तरफ कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। अगर आर्मी चीफ के ऊपर कंसेंसस डेवलप एटलीस्ट आप 2 सीनियर रहनुमा का हो गया है, ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एक तो इस पर कॉमेंट कर दें। साथ मोहम्मद बिन सलमान का भी हम सुन रहे थे, उन्होंने अपना दौरा मौखर कर दिया है, नवंबर के सेकेंड लास्ट वीक में उन्होंने आना था। उसकी क्या वजूहात हुई हैं? बड़ी क्या सराहियां चल रही हैं कि जी चीफ की अपॉइंटमेंट से लिंक किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? खैर, ये मोहम्मद बिन सुलेमान का दौरा, ये तो मैं समझता हूं कि जब आपके यहाँ इस्तेकाम सियासी नहीं होगा तो बाहर के लोग नहीं आएंगे। और ये ऐसे वाकयात पिछले दौर में भी हुए हैं कि चीन का सदर आ रहा है और हमारे हालात ठीक नहीं है, वो नहीं आया, या इस तरह बहुत सारे वाकयात हैं। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। ठीक। जहां तक आपने कहा कि अर्ली इलेक्शन वो सियासी इस्तेकाम का जरिया है, तो मुझे बहुत एहतराम के साथ
इसके साथ इत्तेफाक नहीं है। उसकी वजह की क्या गारंटी है कि जो लोग अपोजिशन में आएंगे वो सियासी इंतशार नहीं फैलाएंगे। जब एक रिवायत पड़ गई है कि अपोजिशन ने सियासी इंतशार फैलाना है तो फिर अगला आदमी भी आकर बैठ जाएगा ना। अवाम तो होते हैं उसके पास। आप ये ना समझिए कि सारे के सारे अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ हैं तो इमरान के साथ नहीं है, या इमरान के साथ है तो मौलाना के साथ। इतने लोग हर एक के पास होते हैं कि वो आपको परेशान कर सके। बिल्कुल सही। जब आप आदमी इलेक्शन कर लें और कोई आदमी पोजीशन में आ जाए और वो पोजीशन का आदमी आपको इससे ज्यादा परेशान करे तो फिर सियासी आदम इस्तेकाम होगा, इस्तेकाम तो नहीं आएगा। बेहतर ये है कि हम जमहूरी लोग हैं तो हम इस जमहूरियत को बालिग करके देखें, इसका अच्छा तजर्बा करें, सीखें और इसकी मुद्दत पूरी होने दें। ये आपकी अना की तस्कीन है, ये मुल्क का फायदा नहीं है। अपोजिशन को खामोश रहना चाहिए मुल्क के इस्तेकाम के लिए। अगर आज की अपोजिशन खामोश नहीं रहती और वो 10 महीने इंतजार नहीं कर सकती तो अगली अपोजिशन से आप किस तरह उम्मीद रखते हैं कि 5 साल इंतजार करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने अपनी नाक से आगे सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये डेढ़ पॉइंट आ गया सोच ठीक नहीं है। अगर आपने मुल्क को सोचना है तो आपने आइन का एहतराम करना होगा और इस असेंबली की पूरी मुद्दत का एहतराम करना होगा। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। बिल्कुल ठीक, भी कम हो वो भी ठीक नहीं। ठीक है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, रियाज फतियाना साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो पंजाब में कोई चीफ नहीं है, उन्होंने माजरत की हुई है, रुखसत पर गए हुए हैं। IG पंजाब ने रुखसत पर चले गए हैं। पंजाब कौन चला रहा है इस पर बात करेंगे और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में होंगे इफ्तिखार अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, और हमें ज्वाइन करेंगे एहसान गनी साहब, साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन पंजाब की इस वक्त अजीब सी सूरत हाल है। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब वो छुट्टी पे गए हुए हैं और ये पांचवीं दफ़ा उन्होंने एक महीने की मजीद छुट्टी मांगी है। उन्होंने कहा जी मैं काम नहीं कर सकता। और अब्दुल्ला खान सुंबल इस वक्त उनके पास चार्ज है चीफ सेक्रेटरी का, ऑल्दो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ फैसल शाहकार जो IG पंजाब हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया सेक्रेटरी स्टाफ को कि जी मैं भी काम नहीं कर सकता। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने कहा नहीं जी आप काम करें। उसके बाद उन्होंने छुट्टी लिया, वो भी चले गए हैं। उनका चार्ज कायम मकाम IG का कंवर शाहरुख के पास है। CCPO लाहौर की एक अपनी सिचुएशन है, उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से ख़त आता है कि आपको हमने क्लोज़ करना है। गुलाम महमूद डोगर साहब उसका जवाब नहीं देते, वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहते हैं आप ट्रिब्यूनल में जाएं। इस सारी सूरत हाल में एज ऑफ टुडे CCPO लाहौर ने भी काम नहीं छोड़ा हुआ। पंजाब कैसे चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी कैसे चल रही है, पुलिस कैसे चल रही है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे इस सेगमेंट में। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है इफ्तिखार अहमद साहब, लाहौर स्टूडियो में साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है। और मुझे ज्वाइन किया है एहसान गनी साहब ने, फॉर्मर IG पुलिस हैं और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसान गनी साहब। लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर पुलिस के साथ क्या हो रहा है, या पुलिस, लेट मी रीफ्रेज, पुलिस अपने साथ ये सब कुछ कर रही है या पुलिस के साथ ये सब कुछ हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मंसूर फॉर हैविंग मी। ये कुछ पुलिस के साथ हो रहा है और कुछ उनके साथ कर रहे हैं। सो वो जिस तरह कहते हैं कि इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों ही तरफ से, बल्कि तीनों अगर हम कहें या चारों कह दें, चारों तरफ से मुख्तलिफ फोर्सेस इस वक्त एट वर्क हैं। तो जाहिर है फिर यही होना है जो हो रहा है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू। ये पहले भी जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये खींचातानी होती रहती है, एक्सेप्ट फॉर जो 2008 to 13 का जो टाइम था उसमें इस तरह नहीं था। बट अदरवाइज जब भी आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब स्पेशली जो बड़ा प्रोविंस है, उसमें जब भी मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं जो एंटागनिस्टिक जिनका एटीट्यूड होता है, तो पुलिस वाले और जो PS हैं वो दोनों सफ़र करते हैं उसमें। तो यही इस वक्त पंजाब पुलिस में भी हो रहा है। और किसी के काबू ये सिचुएशन नहीं आ रही इस वक्त। ठीक, इफ्तिखार साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब छुट्टी पे गए, 5वीं दफ़ा उनका आया कि जी मुझे मज़ीद 1 महीने की छुट्टी दें। अब्दुल्ला खान सुंबल ऑल्दो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर ब्यूरोक्रेसी, अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब ही नहीं है तो फिर ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी? और आप बात करें पंजाब की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और सब कुछ, हाउ थिंग्स आर वर्किंग ओवर हियर जी? मंसूर, थैंक यू फॉर
दिस डिस्कशन। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक रियासत और या कोई गवर्नमेंट वो कैसे चलती है। हर गवर्नमेंट के और हर रियासत के चलाने के लिए एक पब्लिक पॉलिसी बनती है। पब्लिक पॉलिसी के तहत सारी चीज़ें स्टेट की वो चलती हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक चलती हैं। ठीक। अब ऐसा है कि पब्लिक पॉलिसी के दो लेवल हैं, एक तो पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक। आपकी जो पब्लिक पॉलिसी की फार्मूलेशन है वो कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर वो बनाते हैं। ठीक। वंस ए पॉलिसी फार्मुलेटेड वो बन जाती है तो वो इम्प्लीमेंटेशन के आगे हवाले कर दी जाती है। पंजाब या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में वो चीफ सेक्रेटरी को दे दी जाती है। इफ़ इट इज़ एजुकेशन पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी है, इरिगेशन पॉलिसी है। सो दो बेसिकली हैं, एक फार्मूलेशन का और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन का। अब चीफ सेक्रेटरी लेवल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी उस लेवल पे आता है। ठीक। अब चीफ सेक्रेटरी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके आगे जो डाउन द लाइन जितने प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने उनको हवाले कर देता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो है, अब वहाँ पे तकरीबन 4 लेवल हैं। सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी का वो लेवल है जो एक मॉनिटरिंग का लेवल है। ठीक। और एक इम्प्लीमेंटेशन का। उसके नीचे एक स्ट्रेटजिक लेवल आता है जहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज आते हैं। ठीक। फिर उसके आगे ऑपरेशनल लेवल आता है। ठीक। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्टिकल लेवल है। ट्रू। अब इस सारे 4 लेवल्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो टैक्टिकल लेवल है। ठीक। जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर है, डीसी और जहाँ पे डीएसपी है या एएसपी है। सही। और उसके बाद आगे ऑपरेशनल लेवल है जहाँ पे एसपी है और जहाँ पे आप कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर है। फिर स्ट्रेटजिक लेवल है, कमिश्नर है, डीआईजी है। ठीक। एंड देन आईजी ऑनवर्ड्स। अब चीफ सेक्रेटरी का रोल जो बेसिकली इस सारे अरेंजमेंट में देखें तो उसका एज सच एक है, आप कह सकते हैं स्लाइटली कि पॉलिसी आई नीचे भेज दी, नीचे से चीज़ आई तो ऊपर भेज दी। आप कह सकते हैं कि सिंपली थोड़ा बहुत मॉनिटर करना। सो आई डोंट नो व्हाई इट्स मच अडो अबाउट नथिंग, क्योंकि वो 2 बंदे इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने इंपॉर्टेंट वो टेक्निकल ऑपरेशनल लेवल वाले बंदे हैं। ओके। जो एसी है, अच्छा ठीक, और जो एएसपी है। सो अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं भी है तो देयर विल बी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अगर वो भी नहीं है तो एक और बंदा ग्रेड 20 का लगा दें, क्योंकि बेसिकली उसने काम नहीं करना, काम अगली मॉनिटर वाले करना है। ओके। मुझे जरा यही चीज में एहसान गनी साहब के पास, एहसान साहब हैं जी हमारे साथ जी। अच्छा सर, एक तो ये पूरा मेरे ख्याल में जो प्रोसेस है वो बताया है इफ्तिखार साहब ने, लेकिन सर पुलिस की अगर मैं बात करूं, जो इस वक्त सूरत हाल है, आईजी पंजाब लिख के भेज रहे हैं कि जी मैं काम नहीं कर सक रहा सेक्रेटरी स्टाफ के साथ, वफाकी हुकूमत कह रही है नहीं आप करें, उसके बाद वो छुट्टी पे चले गए हैं। सीसीपीओ लाहौर को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन क्लोज कर रही है, वो क्लोज नहीं हो रहे। सर ये क्या सिचुएशन है और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि आज सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी पंजाब पुलिस के ऊपर आ रहा है कि जी ये हमारे कंप्लाइंस नहीं देती चीजों की। तो सर ये 7 आईजीज और 8वें आईजी के बाद भी कंप्लाइंस नहीं है, तो फिर कंप्लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी इस वक्त? नहीं, ये इसमें 2-3 चीजें हैं मंसूर जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वैसे तो आप लाहौर में हैं और इन सर्विस हैं, मैं आउट ऑफ लाहौर हूँ और रिटायर्ड हूँ, तो आपकी मालूमात तो ज़्यादा होंगी, लेकिन पुलिस कल्चर को आप भी बचपन आपका गुजरा है पुलिस कल्चर को देखते हुए, और इसमें जो चेंजेस आई हैं वो भी आप देखते हैं। ये जो है ना, मैं काम नहीं कर सकता और मैं काम नहीं करना चाहता, उसके पीछे सिर्फ ये नहीं होता। इस वक्त भी सारे जो ग्रेड 21 और 22 के अफसरान हैं पुलिस के, जिनके पास कोई लुक्रेटिव या कोई अच्छी पोस्ट नहीं है, वो सब इंतज़ार में हैं कि कब हमें लगाएंगे। और ये ऐसे ही अब जो जितने भी आईजी होते हैं वो यही होता है, वो किसी वजह से उनको हटाया जाता है, फिर दूसरा आता है। अभी भी ये 3 नाम भेजे हैं पंजाब ने, वो फेडरल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो मौजूदा आईजी हैं जो इस वक्त छुट्टी पे गए हैं वो उनको पसंद है। इसका
दो तीन इम्पैक्ट होते हैं। एक तो एक बेयकीनी की सूरत हाल, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क को देखें तो बेयकीनी की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, तो वो कोई ऐसी अनयूजुअल सी बात नहीं है। और फिर आईजी के अलावा जो बाकी लोग हैं, लॉन्ग टर्म उसमें तो मैटर करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म एक आईजी को लगाया गया है और वो 2 साल या 1 साल, इवन वैसे तो 3 साल में वो पॉलिसीज और अपनी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो अपने डायरेक्शन के मुताबिक उनको भेजते हैं। लेकिन जो एडिशनल चार्ज जिनके पास होता है, या वो टेम्पररी, या लोगों को पता चल रहा होता है कि ये तो टेम्पररी ट्रांजिशन है, या केयरटेकर्स में जो फर्ज करें लोग अफसर आते हैं, वो लॉन्ग टर्म उस पे उनका इतना इम्पैक्ट होता नहीं है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे मोराल के ऊपर तो जाहिर है फर्क पड़ता है, लेकिन अब तो हम इस यूज्ड टू हो गए हैं इस मुसलसल इस किस्म के हालात। ठीक हो गया सर, एक ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है। अब ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो अब ये डिस्कशन करेंगे कि अगर तो एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को कौन सा अफसर पसंद है, प्रोविंशियल को कौन सा पसंद है, और इसके अंदर अब ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, और अगर फेडरल में हुकूमत किसी और की और प्रोविंसेस में किसी और की है, तो फिर क्या ये जो क्योस की सिचुएशन है ये कंटिन्यू रहेगी या इससे कोई वे आउट है? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मेरे साथ हैं इफ्तिखार अहमद साहब और एहसान गनी साहब। इफ्तिखार साहब, सर अब सूरत हाल ये है, चीफ सेक्रेटरी साहब छुट्टी पर और जो बाकी की जो एक डाउन द रोड, अभी जिस तरह आप टेक्निकल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इन सारों में एक सिचुएशन सर सबके अंदर डिस्कशन ये है कि पता नहीं जी सुबह क्या होना है। सर ये जो अनसर्टेनिटी हम लोग देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, डू यू थिंक दैट्स गुड फॉर देम, दैट्स नॉट गुड, और इसका कोई वे आउट निकलेगा, या जब तक अपनी मर्जी के लोग नहीं लगेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप्स के, ये रोलर कोस्टर राइड इसी तरह चलेगी? आई थिंक कोई इतनी देयर इज नथिंग टू बी परटर्ब्ड अबाउट इट, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑपरेशन है ना। ओके, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, मैं आई बीन एसोसिएटेड विद ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, तो ये उनकी ट्रेनिंग होती है कि उनको पहले ही फोरसी करने चाहिए कि क्या क्या इवेंट्स हैं, और उनके अगेंस्ट उनके पास एक स्ट्रेटजी पेपर होना चाहिए। ठीक है, कि इफ़ दिस थिंग हैपन्स दे आर गोइंग टू डू दिस लाइक दैट। सो मैं जो अभी आपको बात बता रहा था ना, कि इसमें बेसिकली जो आपका मेन टेक्निकल लेवल है, पहला जो लेवल अफसरों का, वो वेल ट्रेंड, बड़ा प्रोफेशनल वो हो। ठीक है, उसके बाद पीछे ऑपरेशनल वाले आते हैं कि अगर उनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, उनसे कोई हैंडल नहीं होता, तो फिर वहाँ पे वो डीसी और वो एसपी वगैरह आते हैं। फिर स्ट्रेटजिक लेवल पे डीआईजी, ये वो। शायद मैंने पहले भी एक टीवी प्रोग्राम में आपको बताया था कि जब मैं इसी था, वो मेरे कमिश्नर थे जमशेद बरकी साहब, मैं मिलने गया तो रास्ते में बड़ा जुलूस और लाठी चार्ज और ये हो रहा था। तो मैं गया तो वो वहाँ पे आप टेनिस खेल रहे थे। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा सर वहाँ पे तो अल्लाह गुल्ला है ये वो, और आप टेनिस खेल रहे हैं। तो कहते हैं मेरा उसमें क्या काम है? वहाँ पे मजिस्ट्रेट था। मैंने कहा हाँ। तो मजिस्ट्रेट जब नहीं काम कर सकेगा तो एसी आ जाएगा, एसी नहीं होगा तो डीसी आएगा, डीसी नहीं तो एडीसी, और फिर मेरे पास जब आएंगे तो फिर मेरा काम शुरू होगा, अदरवाइज मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है। ये सब जगह होती रहती है। तो पीछे जो चीफ सेक्रेटरी है या आईजी है, उनका एक अपना मॉनिटरिंग लेवल है। ठीक है, उनका पास स्टाफ है, सिचुएशन को मॉनिटर करते रहते हैं, डाटा कलेक्ट रहते हैं। ठीक, अकम्पलिशमेंट ऑफ द पॉलिसी है, कितने % इम्प्लीमेंट होगी है, कितने % नहीं है, तो सिंपली वो एक इंटरफेस है विद द गवर्नमेंट। ठीक हो गया एहसान साहब, ठीक सर, पॉइंट आ गया। एहसान साहब, दो चीजें सर, एक तो इफ्तिखार साहब कह रही है कोई अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है, और दूसरी जो रोल है, चाहे वो आईजी पंजाब का हो चाहे चीफ सेक्रेटरी का हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑफ मॉनिटरिंग। लेकिन सर फिर ये इतनी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट जितने लोगों को हम लोग देखते हैं या जो बात कर रहे होते हैं, दे ऑलवेज से कि जी ये टाइम नहीं है पोस्टिंग का, इस वक्त पोस्टिंग ना ही लें, पता नहीं सिचुएशन क्या होनी है। सर इज दैट थिंग एडवाइजेबल? क्या ऐसे ही होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर या पुलिस के अंदर? व्हाट डू यू से ऑन दैट जी? नहीं, आपने ये जब खास सवाल की तो आपने बात
क्या इस बात इंतज़ार हो रहा है कि अपनी मर्जी के लोग आएँ तो फिर शायद हालात स्टेबिलिटी की तरफ जाएं या सर्टेनिटी की तरफ जाएं? नहीं है मेरे ख्याल में। अब पिछली हुकूमत में आप देख लें 6-7 IG बदले और उनका टेन्योर आप देखें कि क्या है। हालांकि वो तो खुद लगवाते थे वो लोग, लेकिन फोकस नहीं है और अपनी मर्जी ऑफिसर्स करते हैं। लेवरेज होता है उनके पास, इतने रिजिड नहीं होते ऑफिसर्स, और ना मेरे ख्याल में होना चाहिए। लेकिन एक खास वो जिस तरह से आजकल बड़ा क्लीशे है रेड लाइन, तो हर एक की अपनी अपनी एक रेड लाइन होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये अनयूजुअल है या इस तरह होता रहता है। नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो पिछले चंद सालों से समझ लें आप, या स्पेशली ये जो एक साल में बहुत ही खराब और ऑलमोस्ट मजाक बन गया है पुलिस का फंक्शन है। और ख़ासकर जब हालात इतने नाजुक हों कि मार्चेस हो रहे हैं और रोडों को ब्लॉक किया जा रहा है, तो ये हम बिल्कुल, ये थोड़ा सा एक्सेजरेटेड होगा अगर हम कहें कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। ये ठीक है कि इस तरह से होता है, बट दिस इज़ ए लिटिल अनयूजुअल, और ये ब्यूरोक्रेसी के लिए एक अजाब सा बनता जा रहा है कि आपको नहीं पता कि रात को, अब मैं अभी ड्यूटी पे हूँ तो सुबह होऊंगा या नहीं होऊंगा। पोस्टिंग ट्रांसफर्स अगर आप इवन DPO लेवल्स पे देख लें तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अगर हम उन प्रोविंसेस की तरफ जाएं, स्पेशली जहाँ पे सिंध में और KP में, तो वहाँ इतना इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक हलचल सी। एग्रीड, सब पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एहसान गनी साहब बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार अहमद साहब आपके बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक कोशिश की है ताकि इस इशू को हाईलाइट किया जाए, बिकॉज इसको एड्रेस करेंगे तो आगे चीज़ें बेहतर होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।